नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है रीवा। रीवा जिले में एक गांव है टीकर, जो थाना शिवगढ़ में पड़ता है। वहाँ 26 मार्च 2026 को एक लड़का अपने ससुराल आया हुआ था। नाम था विपिन यादव। उम्र थी करीब 21 वर्ष। वो अपने ससुराल के लिए अपने घर से, वहाँ से कोई 60-70 किलोमीटर दूर उसका घर था, घर से अपने ससुराल के लिए आया। लेकर आने वालों में उसका एक मुंह बोला साला सुनील कुशवाहा था। घर से वो यही कहकर ले चला कि चलो तुमको ससुराल घुमा लेते हैं और तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिलवा देते हैं। 28 तारीख तक न उसका फ़ोन खुला और न ही उस वापस आया विपिन। तो उसके घर वाले चिंतित हुए कि कहाँ चला गया। जिस मुंह बोले साले के साथ वो गया था, उसका भी बहुत नाम पता उनको नहीं जानकारी थी। ससुराल में संपर्क किया तो उन्होंने कहा भाई इनका कोई भाई ऐसा नहीं है। उसकी पत्नी जो वहाँ पर थी उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो टीचर है, आता जाता रहता है। उसके बारे में वो मेरे मायके में आता जाता रहता था, मुझे अपनी बहन कहता था, राखी बांधता था। इसके अलावा मुझे बहुत जानकारी नहीं है। खैर पुलिस इसको लेके परेशान थी, तंग थी। कहीं पता नहीं लग रहा था उस विपिन यादव का। विपिन यादव का भी गांव मोहार टोला भगदेवरा था। वहाँ भी लोगों ने, वो काफ़ी परेशान हुए। और 25-26 को जब वो गया और 28 तक नहीं लौटा तो घर वालों ने थाना रामपुर बघेलान, जो उनके जहाँ उनकी रिहाइश है उसका थाना है, वहाँ पर उसकी गुमशुदगी लिखवा दी। पुलिस ने अपना काम शुरू किया, किससे मिला, क्या मिला, कहाँ गया, कब आया, कौन आया था। उस सुनील का भी पुलिस ने पता लगा लिया। वो उसी जो इसकी ससुराल थी उसी के पास के गांव का रहने वाला था और किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर था। मृतक भी किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में टीचर था। बहरहाल पुलिस ने तमाम जांच पड़ताल की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं लगा। सुनील ने यही बताया कि साहब मैं उसको लेके चला ज़रूर था वहाँ से, लेकिन उसने फिर बताया कि नहीं मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आ जाऊँगा, और मुझको बीच में ही छोड़कर वो कहीं चला गया था। पुलिस ने फिर मृतक की और उसकी पत्नी की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू कर दी। बात 26 मार्च की थी, 28 मार्च की गुमशुदगी लिखी हुई थी। अप्रैल पूरा बीत गया, मई पूरा बीत गया, जून बीत गया, और जून के लास्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में, जब इन दोनों की कॉल डिटेल खंगाली गई, मृतक की जो जो लापता हुआ था उसकी, यानी विपिन यादव की, और उसकी पत्नी अंजलि की, तो ये पता लगा कि अंजलि के मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन पिछले बहुत महीनों से, यानी जब से वो उन्होंने 6 महीने का अगर सीडीआर लिया है तो पूरे 6 महीने से उससे वो कांटेक्ट में थी इसकी पत्नी अंजलि। इवन उसके गायब होने के बाद, यानी गुमशुदगी लिखी जाने के बाद भी वो लगातार अंजलि के संपर्क में था। पुलिस ने जब पता किया तो ये वही सुनील निकला जिसके बारे में घर वालों ने बताया कि ये साला बनकर, विपिन का साला कहकर आया था। विपिन को ले जाने के लिए पूरी रात घर में ही रुका, घर के सभी सदस्यों से बातचीत की। क्योंकि शादी के साल ही भर हुए थे, इसलिए किसी को बहुत शक शुबहा की बात नहीं थी कि अभी हाल की शादी है, अभी हाल का मुंह भोला भाई ये पहली बार यहाँ आया है। उसकी सेवा सत्कार भी पूरी की गई थी, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल घर वालों को पता नहीं था। उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ शुरू हुई। फिर सीनियर ऑफिसर्स ने उससे पूछताछ शुरू की और उसकी कॉल डिटेल पर क्रॉस क्वेश्चंस शुरू हुए। ये रात में 1:30 बजे तुम्हारी जो अंजलि से बात हुई वो क्या बात थी?
सुबह सुबह 4 बजे तुमने कल कॉल की थी, ये क्या बात थी? 26 तारीख को जब वो 26 मार्च को जब वो तुम्हारे साथ गया था, तब भी तुम्हारी और उसकी साथ साथ लोकेशन है। तुमने बीच में जहाँ उसे कहा था कि वो छोड़कर अपने किसी ज़रूरी काम से चला गया था, उससे भी कई किलोमीटर आगे तक उसकी तुम्हारी एक साथ लोकेशन मिली है। थोड़ी देर में जब वो क्रॉस क्वेश्चंस पूछने में उलझता चला गया और फिर पुलिस ने अपनी श्रेणीबद्ध पूछताछ भी उससे शुरू की, तो मामला धीरे धीरे खुलने लगा। उसने अपनी जिसको वो कन्फेशन में अपने कन्फेशन में बताया कि हाँ, मैंने उसकी हत्या कर दी है। ये बड़ा शॉकिंग था। 9 जुलाई को जब ये उसको हिरासत में लिया गया, सुबह उसे बुलाया गया था पूछताछ। 4 घंटे की सस्टेन्ड इंटरोगेशन के बाद ये बात पता लगी कि उसने विपिन की हत्या कर दी है, और इसलिए की है क्योंकि वो और अंजलि बहुत सालों से एक दूसरे के मोहपाश में बंधे हुए थे। दोनों में प्यार था, दोनों में संबंध थे। तो 9 तारीख को जब उससे पूछा गया कहाँ पर है, उसने बताया कि ठीक है, मैं चल कर बता सकता हूँ कहाँ मैंने उसके शव को गाड़ दिया है। एसडीएम को संपर्क किया गया। एसडीएम को थाने से एक रिपोर्ट गई कि साहब, बॉडी को एक्सह्यूम करना है, फलां जगह पर बॉडी का दबा होना बताया जा रहा है। तो उनकी उपस्थिति में, एसडीएम की उपस्थिति में, जिस जगह उसने गाड़ना बताया था वहाँ पर खुदाई की गई, तो विपिन यादव की का शव जो सड़ गल चुका था, कपड़े सारे इंटैक्ट थे जो वो पहन के अपने घर से निकला था, पहचान हो गई कि ये और कोई नहीं, विपिन यादव ही है। खैर, ये डिटेल इसकी पता लगी, बॉडी मिल गई। फिर उसके बाद पुलिस ने सिलसिलेवार इस पूरी घटना का पता करना शुरू किया कि आखिरकार हुआ क्या था। प्रारंभिक जांच पड़ताल में ही पता लग गया था कि प्रेमी सुनील कुशवाहा, ये प्राइवेट स्कूल में टीचर था, उसने अपने को पत्नी का यानी अंजलि का मुंह भोला भाई बताकर विपिन का विश्वास जीत लिया। उसे ससुराल घुमाने के बहाने ले गया और मर्डर करके शव को नाले के किनारे दफना दिया। पुलिस के अनुसार मोहार टोला भगदेवरा का रहने वाला विपिन कुमार यादव 26 मार्च 2026 को गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर गांव स्थित अपने ससुराल गया था, जहां से वो लापता हो गया था, और 28 तारीख को रामपुर बघेलान थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। और करीब 3 महीने बाद एसडीएम की उपस्थिति में नाले के किनारे उस जगह को खोदा गया जहां पर सुनील कुशवाहा ने बताया था कि हमने इसको गाड़ दिया, वहां पर उसकी लाश मिल गई। विपिन की परिवार वालों ने भी बताया कि 25 को आरोपी हमारे घर आया था। बहू ने उसका परिचय अपने भाई के रूप में कराया था। शादी को भी चूंकि 1 ही साल हुए थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। उसने रात बिताई, परिवार का विश्वास जीता, अपने आप को संस्कारी सिद्ध करता रहा और पूरी रात घर में ही मौजूद था। उसने परिवार के साथ ही सारा समय बिताया। विपिन के बारे में भी सारी जांच पड़ताल की। उसने खुद को टीचर बताया, इसलिए घर के लोगों ने उसे समझदार और अच्छा इंसान मान ही लिया, और इस दरमियान वो खुद को धार्मिक व्यक्ति साबित करने की कोशिश करता रहा। सवेरा होते ही उसने कहा कि जीजा जी चलिए ससुराल घुमा कर लाते हैं। अगले दिन सुबह विपिन से बोला कि चलिए मैं आपको घुमा के लाता हूँ। एक ही जगह पड़े पड़े बहुत आदमी उसका वो बोर हो जाता है और कहीं न कहीं उसको घूमने जाना चाहिए। 26 मार्च को दोपहर आरोपी विपिन को गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकर गांव उसको अपने ससुराल घुमाने के बहाने ले गया। बातों में उलझाकर वो उसे अपने घर के पास के एक सुनसान जगह पर ले गया। टीकर गांव में ही उसका, जिस गांव में विपिन की ससुराल है, जिस टोला में, उससे सटा हुआ उसका भी टोला था, गांव था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि गांव पहुंचने से पहले ही किसी तरह का शक विपिन को नहीं हुआ। रास्ते में वो कई बार पूछता रहा
कि आपको भूख तो नहीं लगी है, अगर भूख लगी हो तो समोसे खिलाते हैं, लेकिन उसने समोसा खाने से मना कर दिया। 1.5 घंटे के सफ़र के बाद जब दोनों टीकर गांव पहुंच गए तो मौके पर पहुंचते ही जीजा जी कहने वाला वो युवक अचानक कहने लगा कि तुमने मेरी और मेरी जान के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। तो हमारे प्यार में कबाब में हड्डी है, आज तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। तो हमारे प्यार के बीच में ऐसा है जैसे कबाब में हड्डी, तुझे आज अपना बलिदान देना होगा। विपिन ने कहा, यह तो धोखा है, तुम मुझे यहाँ नुकसान पहुँचाने के लिए लाए हो। आरोपी बोला कि नुकसान नहीं, मोक्ष प्रदान करने के लिए लाया हूँ। इतना कहते हुए आरोपी उसे पीटने लगा। विपिन गिर गया। हालांकि उसने फिर से उठ के भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने विपिन को घसीटा और पास में मौजूद वो जो छिछला कुआं होता है बड़ा वाला, उसमें उसके पास ले गया और उसने कहा कि तूने शादी नहीं की है, अपनी बर्बादी की है। ये कहते हुए उसने उसे कुएं में ढकेल दिया। वो बार बार कुएं के उस कच्चे कुएं से निकलने की कोशिश करता था, लेकिन वहाँ वो उसे बड़े बड़े पत्थरों से ऊपर से ही मारकर इतना मारा कि वो मर गया। उसने उसको वहीं पड़ा रहने दिया। रात में ही पास के एक नाले के बगल में एक 5 फीट गुणे 8 फीट का बड़ा गड्ढा खोदा और 4 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा और शव को कुएं से निकाल कर रस्सी की मदद से, छिछला कुआं होता है, रस्सी की मदद से निकाल कर उसे कंधे पर लाद कर ले गया और उसे कब्र में फेंक दिया। इतने पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसके ऊपर थूकते हुए कहा कि तेरी असली जगह इसी कब्र में है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि कब्र खोदने में उसे करीब 3 घंटे लगे। यह सब उसने रात में ही किया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी सुनील ने बताया कि मृतक की पत्नी के साथ उसका बड़े लंबे समय से प्रेम संबंध था। शादी होने के बाद भी दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात का सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ। वो विपिन को अपने रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट मानता था। इसी वजह से उसने उसको रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जब तक वो पकड़ा गया और जेल नहीं भेजा गया, तब तक उसे विपिन को मारने का कोई पछतावा नहीं था, बल्कि पूछने पर वो यही कहता था कि उसके कलेजे को सुकून मिला है विपिन को मार के। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनील ने पूछताछ में बताया कि सुनसान जगह पर उसने विपिन के साथ मारपीट की, पास के कुएं में धक्का दिया। हत्या का उसे कोई पछतावा नहीं है। अपना इरादा पूरा होने पर वो बहुत सुकून में है। पत्नी गीतांजलि से भी इस संबंध में बातचीत की गई। उसने बताया कि हाँ, मेरी शादी मेरी इच्छा के विपरीत विपिन से हुई थी। विपिन दरअसल हमारे स्टेटस का नहीं था। आंचल यादव ने कहा कि मेरी तमन्ना एक पढ़े लिखे और वेल सेटल्ड लड़के से शादी करने की थी। उसने कहा कि उनकी इच्छा एक हाई प्रोफाइल लाइफ जीने की थी। उसने ये भी कहा कि वो विपिन यादव को अपने स्टेटस का नहीं मानती थी। उसे लगता था कि विपिन पूरी जिंदगी उसके सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। पुलिस के अनुसार आंचल यादव ने यह भी कहा कि इसी सोच के कारण वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। फिलहाल पुलिस उसके बयान और बाकी साक्ष्यों का मिलान करके मामले की जांच को अभी आगे भी बढ़ा रही है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में मृतक की पत्नी ने भी कई जरूरी जानकारियां दी हैं। जांच के दौरान उसके और आरोपी के बीच लंबे समय से संपर्क होने की बात जो कॉल डिटेल से प्रमाणित हुई है, उसको भी जमीन पर प्रमाणित किया जा रहा है, ऐसा पुलिस ने बताया है। इस बीच पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई और मृतक के घर वालों से संपर्क किया तो मृतक के चाचा सूर्यपाल यादव ने पुलिस को बताया कि विपिन और आंचल की शादी पारिवारिक सहमति से 1 साल पहले हुई थी। शादी के समय किसी तरह के प्रेम प्रसंग की जानकारी परिवार को नहीं हुई थी। शादी के बाद भी परिवार के साथ वो सामान्य जीवन जी रही थी। कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि रिश्तों के पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वो ये भी कह के रोने लगते थे कि मेरे भतीजे का क्या कसूर है, नहीं रहना था तो तलाक ले लेती। चाचा
सूर्यपाल यादव का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे भतीजे ने आखिर बिगाड़ा क्या था। अगर बहू किसी और से प्यार करती थी तो शादी करने के लिए राजी ही क्यों हुई। एक बार परिवार को सच बता देती तो हम जबरदस्ती कभी शादी नहीं करते। अगर शादी के बाद भी वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी तो कानूनन तलाक भी ले सकती थी, लेकिन किसी की ज़िंदगी छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। अभी तो विपिन ने दुनिया देखी भी नहीं थी, उसकी उम्र क्या थी, 20 साल का था विपिन। पूरे परिवार ने उसके भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने भी देखे थे। इस तरह से वो अपनी बातें कहते रहे कि हम अलग कर देते, हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते, लेकिन ये बिल्कुल ज़रा सा भी सपने में भी, क्योंकि शादी भी चाचा ने ही कराई थी सूर्यपाल यादव ने। इस कदर खौफ हो गया है अब लोगों में, ये घटनाओं का सिलसिला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों को, आंचल को और सुनील कुशवाहा को, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज की घटना, इस घटना के बाद 2 गांवों के ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों ने सार्वजनिक रूप से ये ऐलान भी किया इस घटना से घबराएं नहीं, और जो लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं या जो लोग शादी से बार बार इनकार कर रहे हैं वो अपने मन से डर निकाल दें। अब आप समझिए कि इन घटनाओं ने कितना बदल दिया है नौजवानों के सोचने के तरीके को, कि भगदेवरा जिस गांव का वो रहने वाला था, उसके सरपंच ददई केवट ने पुलिस को भी बताया, उस दिन मौके पर जो लोग गए थे उनको भी बताया कि गांव की आबादी करीब 1200 की है, वहाँ सभी समाज के लोग रहते हैं, अधिकांश परिवार खेती और पशुपालन पर निर्भर है। उन्होंने युवाओं और अभिभावकों से अपील की कि शादी के फैसला पूरी जांच पड़ताल और समझदारी से करें, किसी एक घटना से डरकर रिश्तों में दूरी न बनाएं। चकेरा गांव पंचायत के पंचायत सचिव रामनिवास जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र के अधिकांश गांव 15 से 20 वार्ड के हैं। इनकी आबादी 1200 से लेकर 2000 के बीच है। उनके अनुसार 15 वार्ड वाले गांवों में 350 से 500 तक युवक हैं। इनमें से 70% युवक अभी भी अविवाहित हैं। ये चिंता में डालने वाली बात है। हाल ही की घटनाओं के बाद युवाओं में शादी को लेकर चिंता बढ़ रही है, चिंता बनी हुई है, और वो शादी करने के नाम पर जैसे खौफ ज़्यादा हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और पत्रकारों की तमाम टीम ने भी जब ऐसे नौजवान लड़कों से बातचीत की जिन्होंने शादी के आने वाले प्रस्तावों को ठुकरा दिया, तो उनका एक ही जवाब था कि शादी के बाद जिंदा रहने की गारंटी नहीं है। माता पिता की भी यही चिंता है कि कहीं गलत रिश्ता न हो जाए, इससे भला है कि अभी हम शादी नहीं करेंगे। जैसे भगदेवरा के योगेंद्र पाल, जो जिन लोगों के बयान कैमरे के सामने और लिखा पढ़ी में दर्ज हुए हैं, उनमें योगेंद्र पाल, उसी गांव के शिवम यादव, माखनलाल कुशवाहा, कताहुर यादव, ये सब बड़े खेतिहर और पशुपालन में जिनका पेशा है कह लें, या जो जीवन यापन के लिए पशुपालन का काम करते हैं, मैं उनके बारे में या उस रिकॉर्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो इन 2 गांवों में ग्राम पंचायत सचिवों और ग्राम प्रधानों ने एक सार्वजनिक अपील की है कि भाई गांव की इस घटना से आप ऐसा मत डरिए कि शादी के प्रस्ताव को आप बराबर खारिज कर रहे हैं। विचार करिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, लेकिन अगर शादी नहीं करेंगे तो जो सामाजिक संरचना है वो खराब होती जाएगी। बहरहाल गांव के लड़के ये भी बताते हैं कि वो वहाँ जब ये सार्वजनिक अपील की जा रही थी तो लड़कों ने बहस भी शुरू कर दी। वो एक एक करके सब घटनाएं, नीले ड्रम वाली मेरठ की घटना से शुरू करके और अभी हाल तक की सारी घटनाओं का, खासकर ये सिया और केतन अग्रवाल वाली इस घटना तक का एक एक का उल्लेख उन्होंने किया कि बताइए साहब, इसके बाद भी आप कहते हैं कि शादी कर लीजिए। तो जीने की कोई गारंटी नहीं है शादी के बाद। घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि साहब ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई विधा नहीं है जिससे
ये हम पता लगा सकें कि जिस लड़की से हमारी शादी हो रही है उसका पहले से कोई प्रेमी है या नहीं है। तो जिस गांव की घटना टिकरा की है वहाँ बुज़ुर्गों का भी यही कहना है कि सामान्य रूप से हमारे गांव में और आसपास के गांव में 20 वर्ष होते होते गांव के लड़कों की शादी हो जाया करती थी, पर पिछले 4-5 सालों से ये अविवाहित लड़कों की औसत आयु 22 से 23 वर्ष हो गई है। और नई पीढ़ी अब ज़्यादा जानकार हो गई है और अपना भला बुरा खुद समझने लगी है, उनको समझाया नहीं जा सकता, ऐसा गांव के बुज़ुर्गों का भी कहना है। शादी के नाम पर अब लड़के घर वालों से बहस कर लेते हैं कि शादी करने के बाद हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जो गारंटी ले मैं वो शादी मान लूँगा, शादी कर लूँगा। अच्छा, इसी बीच में एक स्टडी, एक शोध भी हुआ, बहुत अच्छा शोध किया गया। एक संस्थान है एकम न्याय फाउंडेशन, जो गुरुग्राम में स्थित है, और उसकी डायरेक्टर हैं दीपिका नारायण भारद्वाज। उन्होंने 2026 में पतियों की देश भर में हुई हत्याओं का आंकड़ा इकट्ठा किया है, और ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है, डरावना भी है, विचार करने की बात है। समाजशास्त्र के के जो विज्ञानी हैं, समाजशास्त्र को समझने और समझाने वाले जो लोग हैं, उन्हें अब उनके माथे पर चिंताओं की लकीर आनी चाहिए, और इसके बारे में क्या उनकी राय है और कैसे इसको दूर किया जाएगा, इसकी भी जानकारी करना बहुत आवश्यक है। एकम न्याय फाउंडेशन की जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम मैंने भी आपको बताया, दीपिका नारायण भारद्वाज, वो उनका पूरा लेख है एकम न्याय फाउंडेशन की वेबसाइट पर इसे कोई देख सकता है। लिंक्डइन की प्रोफाइल में दीपिका नारायण भारद्वाज का इस संबंध में पूरा लेख भी है, आप लोग भी पढ़िए, ज्ञानवर्धक होगा आपके लिए। उनका ये कहना है कि 1 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक पूरे भारत में मीडिया में आई खबरों और फाउंडेशन द्वारा दर्ज की गई घटनाओं पर एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, जिसमें ये कहा है कि इस अवधि में, यानी सिर्फ 6 महीने में, कुल 554 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 322 पतियों की हत्याएं हुई हैं और 232 पतियों ने इन्हीं कारणों से आत्महत्या भी कर ली है। यानी ये कुल मामला, यानी कुल जानें जो गई हैं पति पत्नी, मतलब पत्नियों द्वारा पति की हत्या या इसी प्रताड़ना से पति द्वारा आत्महत्या, उनकी संख्या 554 है। बहुत गंभीर बात है, विचार करना ही होगा, आज नहीं तो कल विचार करना ही पड़ेगा, और समाज के लिए ये चिंता का विषय है। 232 पतियों की आत्महत्याएं वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, झूठे आपराधिक मामलों या इससे जुड़ी हुई अन्य समस्याओं से है। 2026 के पहले 6 माह में भारत में प्रतिदिन लगभग 2 पतियों की हत्या हुई है। 2 पतियों की, ऐसा नहीं दुश्मनों ने हत्या की है। इस आंकड़े का मतलब सिर्फ पत्नी द्वारा की गई पतियों की हत्या, पत्नी द्वारा प्रेमी से मिलकर की गई पतियों की हत्या। पहले छमाही में ये हत्या प्रतिदिन लगभग 2 हत्याएं पत्नियों ने अपने पतियों की हैं। फाउंडेशन इस बात पर जोर देता है कि आंकड़े केवल मीडिया में रिपोर्ट किए गए शोध के माध्यम से दर्ज मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं कभी मीडिया तक नहीं पहुंच पाती हैं और पतियों की हत्या या घरेलू हिंसा में पीड़ित पुरुषों पर नज़र रखने के लिए कोई आधिकारिक राष्ट्रीय डाटाबेस नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों की वास्तविक संख्या काफ़ी अधिक होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बारे में भी उन्होंने लिखा कि ये संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में दर्ज पत्नियों और प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की गई हत्या 93 है, केवल इस 26 वर्ष 2026 के पहले छमाही में, और उनकी आत्महत्या 103 है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य आते हैं।
रिपोर्ट पर बात करते हुए एकम न्याय फाउंडेशन की संस्थापक दीपिका नारायण भारद्वाज ने कहा कि दर्ज किया गया हर मामला एक खोई हुई जिंदगी और तबाह हुए परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। केतन अग्रवाल की कथित तौर पर उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके प्रेमी चेतन द्वारा की गई दुखद हत्या ने देश का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन हम रोजाना ऐसे कई मामलों से रूबरू होते हैं जहां पतियों या साझेदारों की महिलाओं द्वारा बेहद सुनियोजित, बेरहम और क्रूर तरीके से हत्या की जा रही है। फाउंडेशन आगे इसको क्लेरिफाई भी करता है, यानी दीपिका नारायण भारद्वाज इसको क्लेरिफाई करती हैं कि हमारा उद्देश्य महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली हिंसा और पुरुषों द्वारा झेली जाने वाली हिंसा के बीच कोई तुलना करना नहीं है कि कल को आप ये कहिए कि साहब पहले तो महिलाएं मारी जाती थीं तब आप कुछ नहीं बोली हैं, पुरुष मारे जा रहे हैं तो आप बोल रही हैं। ये उन्होंने इसको क्लेरिफाई किया कि हम दोनों में कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जो सार्वजनिक चर्चा और आधिकारिक आंकड़ों में काफ़ी हद तक अदृश्य रहता है। पुरुष भी घरेलू हिंसा, जबरन नियंत्रण, मानसिक उत्पीड़न और अंतरंग साथी हिंसा के शिकार हो सकते हैं, फिर भी उनके लिए लगभग कोई संस्थागत मान्यता या समर्पित सहायता प्रणाली उपलब्ध नहीं है। ये चिंता है इस फाउंडेशन की। मैं अपने सभी सुधी श्रोताओं से कहूँगा कि वो एकम न्याय फाउंडेशन की साइट पर जाकर इस रिपोर्ट, ये मैंने रिपोर्ट का थोड़ा हिस्सा आपको बताया, इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ें। ये चिंताजनक है। बच्चों का शादी के प्रति जो विकर्षण है, जो उनमें नफरत सी बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि वो एक बार नहीं अब 1000 बार सोचते हैं शादी करूं न करूं। तमाम मीम्स आप देख रहे होंगे। तो शादी के प्रति जो अरुचि हो रही है नौजवानों में, ये ज़रूर चिंता का विषय है और इस अरुचि को दूर करने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ समाज को मिल के करना होगा। सरकारें भी इसमें ज़रूर कुछ थोड़ा हाथ बटाएं ताकि ये डर उनके भीतर से निकाला जा सके। महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जाने कितने कानून, जाने कितनी बार संविधान संशोधन करके ऐड किए गए हैं, तो उसके ऐड पार इस तरह की घटनाओं को भी रखा जाना न्यायोचित होगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।